नमस्कार मित्रों, चंद एजुकेशन फॉर यू के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान और मनोविज्ञान हमारे यूपी टेट, सी टेट और बीएड प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए भी अति आवश्यक है। इसीलिए आज हम मनोविज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतर शब्द है साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी को गैरिट ने दो भागों में बांटा है। गैरिट एक मनोवैज्ञानिक थे, ऐसे दार्शनिक जो भी कह सकते हैं। पहला साइकी और दूसरा लोगस। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अध्ययन करना, क्योंकि यह एक यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा का शब्द है साइकी। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का होता है अध्ययन करना, मतलब आत्मा रूपी विज्ञान का अध्ययन करना, आत्मा के विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, देखिए अब ये आत्मा आया कहाँ से, क्योंकि यूनानी भाषा में आत्मा तो लिया गया है, लेकिन आया क्या है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि एक शास्त्र है दर्शन शास्त्र, जिससे दर्शन शास्त्र एक दार्शनिक थे अरस्तु ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था, और दर्शन शास्त्र में आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म का अध्ययन करता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र कहता है, दर्शन शास्त्र हमेशा सत्य की खोज करता है, और सत्य की खोज कौन करता है? मनुष्य करता है। तो अरस्तु ने कहा कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अगर अध्ययन हमें करना है तो हमें सबसे पहले मनुष्य का अध्ययन करना होगा। ठीक है, मनुष्य का हम अध्ययन करेंगे तब जाकर के हम आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो अरस्तु ने क्या किया कि मनुष्य का अध्ययन करने का, तो यहां से बात आती है कि दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति, और दर्शन शास्त्र या कहा जाता है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति की 4 चरण हो गए, क्योंकि मनोविज्ञान अपने आत्मा से शुरू होकर के और व्यवहार पे आकर के टिक गया। ठीक है, पहला आपका हो जाएगा आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, आत्मा के विज्ञान के जो समर्थन करता थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट, ये इन्होंने आत्मा के विज्ञान का समर्थन किया था, और अरस्तु को जनक माना जाता है। किसका? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया था। ठीक है दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक थे केलर, जिन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि दर्शन शास्त्र थे किसका? मनोविज्ञान की जननी है। ठीक है, और अरस्तु को इसका जनक माना जाता है। एक और वैज्ञानिक थे 1590 में, रुडोल्फ गोइके। रुडोल्फ गोइके ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया 1590 में। साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी, जिसमें सर्वप्रथम मनोविज्ञान का जिक्र उन्होंने किया था। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि 1590 के आसपास से वो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो चुकी थी, और इसको दर्शन शास्त्र से अलग करने वाले मनोवैज्ञानिक थे अरस्तु, जिन्हें मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्योंकि मनोविज्ञान की उत्पत्ति आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ, लेकिन अगर विज्ञान कहेंगे तो विज्ञान कहना उचित होगा या अनुचित होगा, इस पर एक नजर डाल लेते हैं कि अगर कोई विज्ञान होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, और प्रयोग तभी उसी का करते हैं जो हमारे सामने मूर्त रूप में या जो हमारे साथ उपस्थित रहता है,
उसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसे किसी चीज का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं जो अमूर्त, जो हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो हम आत्मा क्या है? आत्मा का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, ये क्या है? अमूर्त है। तो जब अगर यह अमूर्त है तो हम इसका बार बार प्रयोग कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसीलिए 1600 ईस्वी में इसको अस्वीकृत कर दिया गया। 1600 ईस्वी में इसे अस्वीकृत कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि यह कहा गया कि आत्मा का हम प्रयोग कर सकते नहीं है, तो एक विज्ञान है, और विज्ञान अगर कहा गया तो आत्मा का हम प्रयोग नहीं कर, प्रयोग उसी करते हैं जो हमारा मूर्त होगा। इसलिए इसे इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आत्मा के विज्ञान के को अस्वीकृत हो जाने के बाद मध्य युगीन के दार्शनिकों ने इसे दूसरे नंबर पे मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ किया। मस्तिष्क का विज्ञान अब दूसरा नंबर पाएगा मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित करना प्रारंभ कर दिया। और मस्तिष्क के विज्ञान का सबसे पहला समर्थन पंपुलाजी ने किया था। पंपुलाजी ने क्या था? जो इटली के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सर्वप्रथम मस्तिष्क का आत्मा का विज्ञान न मान करके इन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान माना। ठीक, इनके अनुसार आत्मा का अध्ययन हम कर नहीं सकते, इसलिए इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर जो मस्तिष्क होता है हम मस्तिष्क का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहा। दोस्तों, हमें यहाँ पे जानना बहुत जरूरत है कि एक दर्शन जो हमारा है दो भागों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी दर्शन, एक भारतीय दर्शन। ठीक है, दर्शन एक पश्चिमी और एक भारतीय। तो भारतीय दर्शन के अनुसार जो मन है, मन को भारतीयों ने आत्मा कहा है। ठीक है, और पश्चिमी दार्शनिकों ने मन को मस्तिष्क कहा है। भारतीय दर्शन में मन को आत्मा कहा गया है और पश्चिमी दर्शन में मन को मस्तिष्क कहा गया। क्योंकि पंपुलाजी पश्चिमी मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने मन को मस्तिष्क कहा और मस्तिष्क का अध्ययन उन्हें करना प्रारंभ किया। और हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है, जो आँख होती है, कान होती है, नाक होती है, जीभ और त्वचा। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से हम सब कोई कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमारे यहाँ मस्तिष्क का जो अध्ययन किया, पंपुलाजी ने मस्तिष्क जो अध्ययन किया, तो उन्होंने क्या कि मानव मस्तिष्क के जो मानव का मस्तिष्क है उसके आंतरिक भाग का अध्ययन किया। और उन्होंने ये कहा कि मनुष्य बार बार अपने मस्तिष्क का सहारा लेकर के कोई भी कार्य करता है। पंपुलाजी का मस्तिष्क का विज्ञान मानने का एक और कारण है कि गैरेट ने साइकोलॉजी को 2 भागों में बांटा था। एक तो साइकी लोगस। ठीक है, उन्होंने गैरेट ने कहा था कि यह आत्मा है और इसका है अध्ययन करना। ठीक है, तो उन्होंने आत्मा का अध्ययन किया, लेकिन पंपुलाजी ने कहा नहीं कि यह आत्मा नहीं है, यह आत्मा नहीं है, यह क्या है? यह मन है। साइकी का अर्थ होता है मन। पंपुलाजी के अनुसार साइकी का अर्थ होता है मन, और उन्होंने मन का अध्ययन किया। ठीक है, तो मन का अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा कि जो साइकी का अर्थ होता है मन, और अध्ययन मतलब मन के विज्ञान का अध्ययन करना,
इसलिए कह सकते हैं कि सर्वप्रथम गैरिट ने आत्मा साइकी का अर्थ लगाया आत्मा और लोगस का अर्थ लगा अध्ययन करना। वहीं जा करके जब मन का मस्तिष्क का विज्ञान आया तो पंपोला जी ने साइकी का अर्थ लगाया मन और लोगस का अध्ययन, मतलब उन्होंने कहा मन का अध्ययन करना। ठीक है, इनके साथ साथ जो समर्थक थे पंपोला जी के साथ साथ जो मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थन करता थे वो जॉन लॉक रिचेरी, जॉन लॉक रिचेरी और थॉमस रीड, ये 4 दार्शनिक थे, मनोवैज्ञानिक थे जो उन्होंने मस्तिष्क के विज्ञान का समर्थन किया। लेकिन मस्तिष्क का भी अध्ययन नहीं किया गया क्योंकि विज्ञान में प्रयोग होता है और उसका मूर्त रूप का मस्तिष्क हमारा दिखाई देता नहीं है। जब तक दिखाई नहीं देगा उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब उसी का प्रयोग करेंगे जो हमारा दिखाई देगा। ठीक है, तो यह भी परिभाषा 1700 ईस्वी में जाकर के यह अस्वीकृत कर दिया गया। 1700 ईस्वी में इसको अस्वीकृत कर दिया गया क्योंकि कोई मूर्त होगा तभी जाकर के हमारा प्रयोग सिद्ध होगा, अमूर्त होगा तो उसका प्रयोग कभी सिद्ध नहीं होगा। इसलिए इसका न कोई रंग है मस्तिष्क का, न रूप है, न प्रकार है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, मन के विज्ञान को अस्वीकृत करने के बाद तीसरा विज्ञान सामने आया वो चेतना का विज्ञान सामने आया। इसके समर्थन करता विलियम जेम्स, विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइट और जेम्स सेली थे। देखिए, मन का आत्मा का विज्ञान और मन मस्तिष्क का विज्ञान को अस्वीकृत करने के बाद मनोवैज्ञानिकों ने तीसरा विज्ञान लेकर आया चेतना का विज्ञान। इन्होंने इसके मुख्य समर्थक विलियम वुंड, जिन्होंने 1879 ईस्वी में लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। लिपजिंग विश्वविद्यालय में एक प्रयोगशाला की स्थापना की थी। इन्हें मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक, बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है आधुनिक युग में यह कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, विलियम वुंड ने जब 1879 में लिपजिंग में विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कर दिया तो उसके बाद 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता मिल गई। कब मिल गई? 1880 में स्वतंत्र विज्ञान के रूप में मान्यता मिल गई। उसके बाद देखिए चेतना क्या है। चेतना को हम समझेंगे कि मस्तिष्क हमारा 2 भाग होता है, एक आंतरिक होता है, एक बाह्य। तो जो आंतरिक भाग है वो हमारा चेतना है, क्योंकि मानव जितनी भी विचारधाराएं हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती हैं और वो किसी रूप में बाहर नहीं निकल पाती हैं। जितनी विचारधाराएं जन्म लेती हैं और बाहर नहीं निकल पाती हैं तो वो क्या करते हैं, वही जाकर के वही हमारी चेतना के रूप में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है, तो वही हमारा चेतना का है कि फिर हम उस हिसाब से अपना सोचते विचारते हैं। ठीक है, तो चेतना का जब विलियम वुंड जो चेतना का अध्ययन किया तो इन्होंने एक विधि दी जिसे कहा जाता है अंतर्दर्शन विधि या अंतर्दृष्टि विधि। ठीक है, ये इन्होंने अंतर्दृष्टि विधि की
विद को दिया। मस्तिष्क में हमारे भावना होती है, अनुभूति होती है। जो हमारा मस्तिष्क होता है इसके अंदर भावना होती है, अनुभूति होती है और संवेदना होती है। संवेदना, ठीक है। तो हमारा ये संवेदना, भावना हो गई, अनुभूति को संवेदना। तो क्या मस्तिष्क में हमारी ये होती है। अब यही जो हमारा भावना हो गई, अनुभूति हो गया, संवेदना होगा, ये अगर हमारा पूरा निकलता है तो हमारा ये चेतन रूप में हमारे अंदर आता है। अब चेतना के जो वैज्ञानिक रूप में भी सारे वैज्ञानिकों में, जो मनोवैज्ञानिक थे उस समय, उनके अंदर एक मतभेद उत्पन्न हुए, क्योंकि हमारा मन एक नहीं है। चेतन मन है, अचेतन मन है और अचेतन मन है। ये तीनों स्थित रहते हैं। तो हम किस एक समय में किसी एक मन का अध्ययन ही कर सकते हैं, सही मन का अध्ययन नहीं कर सकते। तो एक समय में मनुष्य क्या सोचता है तो उस पर हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसलिए इस चेतना के विज्ञान को भी अस्वीकृत कर दिया गया। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई कि 1879 में जब पहली प्रयोगशाला विलियम वुंड के द्वारा स्थापित कर दिया गया तो हमें एक विज्ञान के रूप में, इसे स्वतंत्र विज्ञान के रूप में इसे मान्यता मिल गई, मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसीलिए विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। दोस्तों, यहीं से देखेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क में आंतरिक और बाह्य रूप, दो रूप सामने आए थे। तो आंतरिक रूप का चेतना हो गया था, तो चेतना का विज्ञान रूप हो गया था, लेकिन एक मत हो नहीं पाया तो इसे अस्वीकृत कर दिया। लेकिन यहीं से जब हम उसके बाह्य रूप का अध्ययन करेंगे, मस्तिष्क के बाह्य रूप का अध्ययन करेंगे, ये जो बाह्य रूप है भाई, मस्तिष्क दो रूप, एक आंतरिक के बाद बाह्य रूप का जब अध्ययन करें तो यही हमारा व्यवहार हो जाता है कि हम बाहर क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो जब हम व्यवहार करने, मस्तिष्क में जो सोचते हैं, अगर हमारी चेतना रूप अंतर रह जाती है, भावना अंतर रह जाती है, तो उसको हम व्यवहार रूप में बाहर निकालने लगते हैं। तो हमारा एक व्यवहार होता है कि कहता है कि अमुक व्यक्ति का ये व्यवहार ऐसा है। ठीक है, तो चौथे नंबर पे, तीसरे चेतना विज्ञान है, चौथे नंबर पे हमारा ये क्या हो जाएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा ये व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, अब व्यवहार के विज्ञान के जो समर्थन करता थे स्किनर थे, उसके बाद पॉलो थे, वुडवर्थ थे और मैकडूगल थे। ठीक है, स्किनर, पॉलो, वुडवर्थ और मैकडूगल, इन्होंने कहा कि नहीं, मनोविज्ञान क्या है, ये व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि हम दोस्तों, जब हम व्यवहार का विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले जो मुख्य मनोवैज्ञानिक थे वो क्या थे, वो जेबी वाटसन थे। जेबी वाटसन व्यवहारवाद के विज्ञान के मुख्य मनोवैज्ञानिक थे, जिन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। जेबी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक मानता है और यहीं से व्यवहार के विज्ञान का अध्ययन शुरू होता है। इन्होंने अपनी पुस्तक 1912-13 में, जेबी वाटसन ने अपनी पुस्तक 1912-13 में व्यवहारवाद का उल्लेख किया था। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को माना जाता है, क्योंकि व्यवहार मस्तिष्क का एक बाह्य रूप होता है जो हम समाज में अपने पर्सनालिटी के द्वारा या अपने व्यवहार के द्वारा लोगों को दिखाते हैं। ठीक है, व्यवहार हमारा बाह्य रूप होता है मस्तिष्क का, इसलिए व्यवहारवाद को, एक मनोविज्ञान को व्यवहारवाद के वैज्ञानिक रूप में मान्यता मिल गई। दोस्तों, इस तरह हम देखेंगे कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुआ,
दर्शन शास्त्र के एक शाखा के रूप में प्रारंभ हुआ और सर्वप्रथम वो अपनी आत्मा के रूप में आया और फिर उसने अपने आत्मा का त्याग कर दिया, फिर अपने मस्तिष्क के रूप में आया, फिर उसने अपना मस्तिष्क का भी त्याग किया, फिर वो अपने चेतना के रूप में आया और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग करने के बाद वो अपने आकर के लास्ट स्टेप व्यवहार पे टिका हुआ है। इसलिए मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना उचित होगा। इसलिए दोस्तों इसको परिभाषा को देखते हुए कहा जा सकता है कि या इसके व्यवहार को देखते हुए कहा जा सकता है कि क्रो और क्रो के अनुसार कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का व्यवहार व संबंधों का अध्ययन करता है। क्रो सर कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा के में मन ने कहा, मन के अनुसार कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। किससे? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। कि यहाँ भी व्यवहार शब्द आया कि व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से यहाँ पे इसका संबंध है। ठीक है। उसके बाद गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का या मानव का प्रत्यक्ष संबंध मानव व्यवहार से है। ठीक है। तो इन्होंने जो ही परिभाषा दिया है वह ये दिया है कि यह मानव का व्यवहार से ही इसका संबंध है। मनोविज्ञान का संबंध है मानव के व्यवहार से है या मानव के संबंधों से। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आपको इसको लाइक और शेयर जरूर करें। अगला टॉपिक हम आपको इसका सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे कि मनोविज्ञान के द्वारा कैसे शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं और शिक्षा मनोविज्ञान क्या परिभाषा है और इसकी विशेषता क्या है। ठीक है। अगर देखेंगे आप लोगों के अनुसार कहा जाएगा तो फिर देखा एक शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, इस पर भी हम पहले भाग में चर्चा करेंगे।